हेलो एवरीवन, ये वीडियो यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें यूपी पुलिस के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर एसएससी जीडी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने देखकर इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक के मैंने क्वेश्चन रखे हैं। ये 100+ क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी वीडियो मतलब कि उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, जो पहली बैठक होती है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें हम लोग एससी सिन्हा भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। कौन सा? अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है वो डेट थी 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग एक एक चीजों को नोट करते जाइए यहाँ से, या फिर आप याद करते जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और बैठक होती है संविधान सभा 13 दिसंबर की। ठीक है, और इसमें अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते हैं, लेकिन इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति मिलती है। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति मिलती है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जो कि भाषा के आधार पे गठित होता है। ठीक है, भाषा के आधार पे जो समितियां बनती हैं, जब भाषा के आधार पे राज्य बनाने से इनकार कर देती हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पोट्टू श्री रामल्लू। ठीक है, और पोट्टू श्री रामल्लू जब भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और इनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद जबरदस्ती तरीके से जो JL नेहरू थे, इनको आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को इनको राज्य का गठन करना पड़ा। और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 25 जनवरी, ये डेट याद कर लीजिए, 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। किसकी? निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और निर्वाचन आयोग चुनावी संस्था है, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता डे मनाते हैं। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल होता है 324। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है महालेखाकार। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए, कारगिल दिवस की बात करेंगे तो ये 26 जुलाई 1999 की एक घटना थी जिस दिन हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने कारगिल को विजय किया था। ठीक है, इसीलिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग किसको? 26 जुलाई को। ठीक है,
हालांकि इसकी स्टार्टिंग होती है 3 मई से, ध्यान रखेंगे। इसमें हमारे लगभग 527 सैनिक मारे भी गए थे, ठीक है। 527 सैनिक मारे गए थे जो कारगिल का युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। हालांकि इसमें हम जीत गए थे, और जीते जिस दिन थे 26 जुलाई को, और इसके इसीलिए हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को कारगिल दिवस, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? देखिए, विधिक सलाहकार की बात करेंगे तो ये होता है महान्यायवादी। अब महान्यायवादी जो होता है इसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल होता है 76। कौन सा होता है? 76 नंबर आर्टिकल होता है, ठीक है। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि पहले उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और बाद में प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है। अब एक यहीं पे देख लीजिए, जो प्रस्तावना है हमारी, तो इसको प्रस्तावना को एक बार देख लीजिए आप लोग। प्रस्तावना में लिखा है, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की फ्रीडम, ठीक है। देखिए, न्याय कितने प्रकार का हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समता दी गई है, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किस दिन है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। लेकिन अगर पूछेगा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, और संविधान जारी करने का या लागू करने का दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत शब्द का इस्तेमाल कितने बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। देखिए यहाँ पे भारत है और यहाँ पर भारत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं सारे के सारे। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 78। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 78, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया था, एक मिनट रुकिए, देखिए, हमने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं? वो जो उसकी कैबिनेट है, जो उसके कैबिनेट के मंत्री हैं, जो उसके कैबिनेट के मंत्री हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। हमने आपको जब आर्टिकल्स पढ़ाए थे तो उसमें ट्रिक बताई थी कि राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री होता है, सुबह 7-8 बजे क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है। तो 7-8 बजे जो कैबिनेट के मंत्रियों ने उसके काम किया है, वो राष्ट्रपति को पूरी सूचना भेजते हैं। इसलिए पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 78 में है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति को सूचित करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो भी आर्टिकल 78 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? देखिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण से पहले 2 डेटें और याद कर लीजिए। 8 अगस्त 1940, इस दिन क्या होता है? हमारा एक मिशन आता है जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। हमको क्या दिया जाता है? अगस्त प्रस्ताव। और इसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है अलग से स्टेट बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है।
इसीलिए सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव का जो मामला था इसको ठुकरा दिया किसने? मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया। लेकिन बाद में इसी को जब डोमिनियन स्टेटस की बात आती है तो इसको कांग्रेस भी इसको इनकार कर देती है। लेकिन अगर बात की जाएगी 8 अगस्त के बाद, फिर उसके बाद आया 1942 में। 1942 में आता है कौन सा? क्रिप्स मिशन। कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात की जाएगी, लेकिन गांधी जी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि ये तो हम पहले ही ठुकरा चुके हैं। ये कैसा चेक है? तो पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है ना? क्योंकि ये तो हम पहले ही मना कर चुके हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। और क्रिप्स मिशन में गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है? इसके बाद आता है 1946 का, जिसे बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन, और इसी के तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। कैबिनेट मिशन जो आता है इसमें 3 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? एक होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है? स्टेफर्ड क्रिप्स, आप लोग कहीं नोट कर लेना। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है? अलेक्जेंडर, आप लोग नाम लिख लेना सही तरीके से, ठीक है? अब देखिए प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? देखिए मैंने शुरुआत में बताया था आपको 2 बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग वीडियो पूरा देखना, अगर आपको पूरा फायदा लेना है तो, ठीक है? वीडियो को अगर स्किप कर दिया आपने तो मान लीजिएगा आपके 2 नंबर स्किप होंगे कम से कम। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आपके पास टाइम नहीं है तो आप आराम से टाइम लेके इसको देखिए वीडियो को, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिए प्रारूप समिति की बात करेंगे तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अभी हम प्रारूप समिति को पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें 7 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है? आगे देखिए संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ठीक है? एक बात और ध्यान रखना, ये आर्टिकल नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है? आर्टिकल नंबर 1 बताए या भाग नंबर 1 का है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमने आपको बताया था संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के किस रूप में, किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 44 नंबर का। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? संविधान के मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, तो उसको क्या कर दिया हमने? कर दिया है विधिक अधिकार, ठीक है? अब देखिए जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1978 में। कब होता है? 1978 में होता है। और इसी में क्या हुआ, हमने 44वां अमेंडमेंट लगाया और जो संविधान का संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको खत्म कर दिया, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया हमने? बना दिया विधिक अधिकार, और इसको डाल दिया आर्टिकल नंबर 300 के काम में, ठीक है? ध्यान रखना मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या होता है? तो जो मौलिक अधिकार होता है इसको सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती है, लेकिन जो विधिक अधिकार होता है इसको सरकार तो छीन सकती है पर हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझ लेना इस चीज को। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, कब की गई थी? तो इसके लिए हुआ था मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। कौन सा हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची के संबंध की बात करेंगे तो ये था दल बदल। आगे हम सारी अनुसूचियां डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल देखिए। देखिए 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, ठीक है? और इसके लिए अमेंडमेंट आया था कौन सा? 52nd अमेंडमेंट, ठीक है?
52वां अमेंडमेंट था जो कि 1985 में आया था। आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को इसको स्वीकार किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो प्रस्तुत किया था इसको जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसको स्वीकार किसने किया था? तो स्वीकार किया था हमारी संविधान सभा ने। ठीक है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो नगर पालिकाओं को जो मान्यता दी गई है, संवैधानिक मान्यता दी गई है, तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 74 नंबर का। कौन सा हुआ था? 74 नंबर का। ग्राम पंचायत के लिए हुई थी 73 नंबर का अमेंडमेंट। दोनों ही अमेंडमेंट होते हैं 73 और 74 1992 में। ठीक है, 1992 में। आगे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे, आप ध्यान रखेंगे, जेबी कृपलानी नहीं थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। आगे देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। 25 से 28 तक की फ्रीडम दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की फ्रीडम दी गई है। ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 25 में। ठीक है। अब देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि हमने 24 अप्रैल 1993 को पहली बार इसे लागू किया था। ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो बताया था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था 26 नवंबर 1949 को। और ये किस में लिखा हुआ है? तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, कौन से हैं वो? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। पहली बार ये चुनाव जो लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं, इसके बाद दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें निर्विरोध चुना जाता है। ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी के नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, उन अनुसूचियों को पूरा आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर अनुसूची दी गई है, फर्स्ट नंबर अनुसूची में बात की गई है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये प्रथम अनुसूची में डिस्कस किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी होते हैं इनके सभी के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है अनुसूची नंबर 2 में। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें शपथ की बात की गई है। ठीक है। जो संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो अनुसूची नंबर 3 में डिस्कस किया गया है। 4 की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा में विभिन्न स्थानों पर जो सीटों का आवंटन होता है उसकी चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 4 में। 5 की बात करेंगे तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा संबंधी उपबंध इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा SC ST का डिस्कस किसमें किया गया है? SC और ST का डिस्कस किसमें किया गया है? तो अनुसूची नंबर 5 में। लेकिन यही ST ST का डिस्कस अगर छठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में डिस्कस होता है छठवीं अनुसूची में। ठीक है। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में है 52 विषय। ठीक है। इसके अलावा एक सूची और होती है अवशिष्ट सूची। ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि भारत की विभिन्न भाषाएं पहले 14 थी, अभी कितनी है? 22 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, कुछ अधिनियमों बाद विनियमों का विधि मान्य कर दिया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है। 10वीं की बात करेंगे तो दल बदल के आधार पर निरता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में।
11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 12वीं की बात करेंगे, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। देखिए जैसे है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति की बात करेंगे तो इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो इसके थे भीमराव अंबेडकर जी। आप लोग कमेंट करके बताना प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो इसके हेड थे के.एम. मुंशी जी। झंडा समिति की बात करेंगे तो जे.बी. कृपलानी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, वार्ता समिति की बात करेंगे तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया समिति के थे राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रांतीय संधान समिति के हेड थे सरदार पटेल जी। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के हेड थे सरदार पटेल जी। ठीक है, ठीक है। मूल अधिकार की जो उप समिति थी इसके हेड थे जे.बी. कृपलानी जी। और अल्पसंख्यक उप समिति जो हेड थे इसके थे एस.सी. मुखर्जी जी। आवास समिति की बात करें तो इसके हेड थे पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 में, जो देखो 19 नंबर आर्टिकल में पढ़ा है उसमें देखेंगे, बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 की बात करेंगे तो इसमें एक ट्रिक दी गई है, बो से संग आया और बस प्यार किया। देखिए बो से हो जाएगा बोलने की आज़ादी, सा से हो जाएगा सभा करने की आज़ादी, और सा से हो जाएगा संघ बनाने की आज़ादी, और आया गया पूरे देश में आने जाने की आज़ादी दी गई है 19 नंबर में। ठीक है, और बसने या रहने की आज़ादी दी गई है। इसके अलावा कोई भी व्यापार या आजीविका की आज़ादी दी गई है 19 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। प्रारूप समिति को कब लागू किया गया था? तो हमने डेट बताई थी इसकी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। जिस समय डाक संशोधन अधिनियम आया था उसी को क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इसको जेबी वीटो का इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, इस समय सरकार पूछेगा किसकी थी, तो 1984 की बात है, 1984 की बात है, और इसमें सरकार थी राजीव गांधी की। ठीक है, अब आगे बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका वाद की बात करेंगे, इसके हेड थे पी.एन. भगवती। देखिए क्योंकि सबसे पहली बार अगर बात की जाएगी कि 1870 की बात की जाएगी या 1970 की बात की जाएगी तो उस समय सबसे पहली बार जनहित याचिका की बात आती है कहाँ पे, तो यूएसए में। लेकिन जो हमारे यहाँ के जज थे जिनका नाम था पी.एन. भगवती, इन्होंने 1986 में क्या किया, इन्होंने कहा 1986 में कि यह घोषणा की कि मूल अधिकारों से क्या कहा था, भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो भी चेंजमेंट होता है तो उसमें क्या हुआ था कि पी.एन. गुप्ता और भारत संघ के जो मामले हुए थे उसके लिए क्या किया, इन्होंने पीआईएल को दायर किया था पहली बार। ठीक है, इसीलिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो पी.एन. भगवती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और कब बने? राजेंद्र प्रसाद। तो ये बने थे 11 दिसंबर सेकंड डेट में। ठीक है, हमने शुरुआत में आपको ये बता दिया था। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संसद के द्वारा। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस.सी. मुखर्जी। और इसके साथ में नाम ध्यान रखना, बी.टी. कृष्णमाचारी। बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब एक यहाँ पर देख लीजिए प्रारूप समिति के बारे में। देखिए संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट पेश की।
ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हालांकि इसका गठन पूछेगा तो 29 अगस्त 1947, ठीक है। इसके हेड थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी और NG अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और इन एक और थे N माधवराव। इनकी जगह आए BL मित्र, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, हालांकि DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, जिनकी जगह आते हैं TT कृष्णमाचारी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये थी 389। इसमें हुआ क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और बाद में 389 जो मेंबर हैं इनको डिसाइड किया गया, ठीक है। बाद में इसमें 99 मेंबर जो हैं ये पाकिस्तान चले जाते हैं और इसी के बाद में चुनाव होता है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली है? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। आगे हम अभी अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अनुसूचियां थीं 8। अभी हम लोग पूरी 12 डिस्कस करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं और 12 की 12 डिस्कस करेंगे। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और ये कब ऐड किए गए थे? तो 42वां अमेंडमेंट था, ठीक है। और 1976 में हुआ था, इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को कि फंडामेंटल राइट शुरुआत में 10 थे। फंडामेंटल जो ड्यूटी है संविधान की शुरुआत में 0 थी। बाद में 42वें अमेंडमेंट से हमने ऐड कितनी की? 10 थी। और बाद में हमने 86 अमेंडमेंट किया जिसमें एक और जोड़ दी गई। और ये 86 अमेंडमेंट का हुआ 2002 में हुआ था, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो जाएंगे? तो मूल कर्तव्य 11 है हमारे। 42वें अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो ये थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष लिखा है, यहाँ पे ये काट देना, यहाँ पे लिख लेना पंथ निरपेक्ष, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इनको ऐड किया गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखोगे 42वें अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए कहाँ से हमने? तो हमने लिए हैं रसिया से, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको। आगे देखिए, 11वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ी हुई है? देखिए, इसके लिए हुआ था अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट होता है जो कि 1992 में होता है, ठीक है। और इसी के बाद 74वां अमेंडमेंट पूछ लेगा तो वो भी 1992 में ही ऐड किया गया था, ठीक है। उसके लिए 74th अमेंडमेंट होता है। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 51 का ए है और भाग नंबर 4 का कहिए या 4 का ए कहिए, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें अमेंडमेंट के तहत 1976 में इन्हें ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसके लिए 52वां अमेंडमेंट था जो कि 1985 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में कितनी? 8 थी, ठीक है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो यह है 11वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 12वीं में बात करेंगे तो नगर पालिका का जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची नंबर है 8वीं। 8वीं अनुसूची में शुरुआत में संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान की शुरुआत में जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है इसमें केवल 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें 8 भाषाओं को ऐड कर दिया जिससे संविधान में
22 भाषाओं को जिक्र हो गया है, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो ये हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इसे बोलते हैं बोडमास। क्या बोलते हैं? बोडमास। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह है 7वीं अनुसूची, जिसे बोलते हैं हम लोग समवर्ती अनुसूची, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं और राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में हमारे 61 विषय हैं और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें कितने विषय हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, हमने पीछे बताया हुआ है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो ये कब किया गया था? तो 1833 में भारत परिषद अधिनियम का जो गवर्नर जनरल होता है इसको हमने ऐड किया था इंडिया का। हमने आपको ट्रिक बताई थी, क्लास हटाओ बैटिंग करें। आप लोग को याद होगी उम्मीद करते हैं। क्लास हटाओ बैटिंग करें। क्लास से हो जाएगा क्लाइव, हाँ से हो जाएगा हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक हो जाएगा और कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बनता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके बाद ये बनता है ये बनता है 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, ध्यान रखोगे 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, और 73 बनता है ये, और 1833 में बनता है बर्न हेस्टिंग्स, और कैनिंग बनता है 1858 में या फिर 57 में, ठीक है। ये वायसराय बनता है, ठीक है। ये बनता है बंगाल का गवर्नर, ये बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बनता है इंडिया का गवर्नर और ये बनता है वायसराय, ठीक है। आगे देखिए, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये अनुसूची नंबर 10 में आता है। किस में आता है? 10 में आता है, ठीक है। 10 में कहा गया है कि दल बदल, ठीक है। आगे देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आर्टिकल नंबर 24 के तहत। ध्यान रखना, 23 में बलाश्रम के बारे में है, ठीक है। मानव एवं शोषण से संबंधित आर्टिकल नंबर 23 है, लेकिन बच्चों के लिए आर्टिकल शोषण नंबर 24 है, ठीक है। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो हमने अभी बताया आपको 1858 में, अभी आपको चार्ट मिटाया भी नहीं है हमने, ठीक है, 1858 में। आगे देखिए, हम भारत के लोग जैसी शब्दावलियों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग शुरुआत में ही लिखा है प्रस्तावना में, ठीक है। आपको ये बता चुके हैं हम, वैसे आप लोग देख लेना। आगे देखिए, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो ये है आर्टिकल नंबर 13 में जिक्र किया है, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है, ठीक है। इसमें कहा गया है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आर्टिकल नंबर 13, इसमें साफ साफ कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली जो विधियां होती हैं उन्हें शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट जो प्री एंड पोस्ट ऐसा कानून पास नहीं कर सकता है जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसका उल्लंघन हो, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे बर्न हेस्टिंग्स। कौन थे? बर्न हेस्टिंग्स थे, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों में सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर है 108। कौन सा है? 108 नंबर है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखिए, संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये 1935 नंबर। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि 1935 के जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम इसे बोलते हैं, इससे हमने सीधे 250 के 250 आर्टिकल इसमें हमने कॉपी किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसके लिए समिति थी लक्ष्मी मल संघवी समिति। ठीक है, कौन समिति? लक्ष्मी मिल संघवी समिति। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो ये किसने कहा था? इसे कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। दास्ता का अधिनियम किसे कहा गया था? 1935 को, क्योंकि इस समय हम डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे और ये अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लाके अपने भारत शासन अधिनियम ला रहे थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। आगे देखिए, विधि द्वारा विधि दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि हमने इसे कहा था कि संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कब करते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा है कि आर्टिकल नंबर 352 बहुत पूछा जाता है। ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, कब फहराया गया था? तो ये डेट थी 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि हालांकि झंडा फहराने का दिवस इस दिन सेलिब्रेट किया गया था, हालांकि झंडा फहरा दिया गया था 31 दिसंबर 1929 को, लेकिन पहली बार झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट फहराया गया था और JL नेहरू द्वारा इसे फहराया गया था। आगे देखिए, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो ये इसके लिए आर्टिकल नंबर 28 की बात करेंगे। ठीक है, 28 की बात करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ये था लाहौर का 1929 का अधिवेशन और इसकी रचना की थी JL नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, रचना किसने की थी? JL नेहरू ने। ठीक है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी? तो इसके लिए अमेंडमेंट था 61st अमेंडमेंट था, जो कि 1989 में आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा से मेंबर पहुंचे थे? मतलब कि जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, संविधान सभा में कहां से मेंबर बन के गए थे? देखिए, हुआ क्या था शुरुआत में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि पश्चिम बंगाल का जो इलाका होता है, जो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा होता है, तो वो पहुंच जाता है पाकिस्तान के पास, पूर्वी पाकिस्तान बनकर। इसीलिए बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, आप लोग ध्यान कर लेना, नाम याद कर लेना, MR जैकब। इन्होंने मुंबई में अपनी सीट खाली करी और उसके बाद संविधान सभा में पहुंचाया किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ये व्यक्ति थे पिंगली वेंकैया जी। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था तैयार। ठीक है, और इसको ध्यान रखना हमेशा 3:2 के अनुपात में रखते हैं, L और B के रेशियो में। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? देखिए, मनु जो है एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुक लिखी थी मनु स्मृति। देखिए, मनुस्मृति की लोग आलोचना करते हैं, लोग मतलब इसकी बातें करते हैं कि इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था। हालांकि इस चीज के बारे में डिस्कस समझिए आप बात को कि मनुस्मृति बुक कब की है। मनुस्मृति उस समय की बुक है जिस समय संसार में, जिस समय दुनिया में लोगों को कपड़े तक पहनने नहीं आते थे, जिस समय लोग निर्वस्त्र होकर घूम रहे थे, जिस समय लोग अपने वस्त्रों में एक तरीके से शेर की खाल और उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय ये व्यक्ति जो मनु था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मनुस्मृति। और ये आज भी लोग इसको पढ़ते हैं लोग आज भी। ठीक है, और मनुस्मृति पहला ऐसा स्मृति ग्रंथ है जो कि आज भी जीवंत एक तरीके से। ठीक है, तो ये उस समय की बुक है। आज इसको गलत सही ठहराना अलग बात है, लेकिन सोचो उस समय हमारे पूर्वज इतने ताकतवर थे जिन्होंने उस समय बुक लिख दी थी एक। ठीक है, वो भी संविधान के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए गलत ना है इसको ठहराना, समय समय की बात होती है। ठीक है, और आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ठीक है, जब दोनों सदनों में गतिरोध चल रहा होता है
और दोनों सदनों में कोई बिल पास नहीं हो पाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस आर्टिकल को मतलब को उस बिल को पास कराने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसी के लिए बोलते हैं संयुक्त बैठक। और इसकी ध्यान रखना, बुलाना और आहूत करना दोनों का काम और विघटन करने का काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज को कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो हमेशा लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ओम बिरला जी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे, 1951-52 में, ठीक है। आगे देखिए, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो इसकी जुड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, इसी में दिया गया है भूमि सुधार, ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था, प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, मैं बताया था आपको। समाजवादी, कौन कौन से आप लिख लेना कहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 वर्डों को ऐड किया था प्रस्तावना में हमने, और ये इंदिरा गांधी ने हालांकि किया था, और ये हुआ था 42वां अमेंडमेंट था, जो कि 1976 में आया था, ठीक है, 1976 में आया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, शोषण की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 की बात करेंगे। 23 में दिया है बलाश्रम, यानी कि कोई भी आपसे बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है। 24 नंबर में कहा गया है साफ साफ कि कोई भी ऐसा भारी कार्य है जो मतलब कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, उसे 14 साल से कम के बच्चों को आपको उससे दूर रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये यूएस से लिया है। ड्यूटी की बात करते हैं तो कहां से लिया है, रूस से लिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है, तो ये 69th अमेंडमेंट था, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। 69th अमेंडमेंट था जो कि 1991 में आता है, ठीक है। और दिल्ली को एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एक बार यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल राइट हैं एक तरीके से तो उनको दिखाए गए हैं। एक है समता या समानता का अधिकार, तो इसके लिए आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध का दिया है 23 और 24 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। धार्मिक फ्रीडम दी गई है 25 से लेकर 28 तक, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है 29 और 30 में, ठीक है। हालांकि अल्पसंख्यकों का आर्टिकल भी यही है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो ये 1858 का नियम था। जिस समय 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसके पद को समाप्त कर दिया गया था। और इसी के बाद क्या हुआ था कि जो पहला पद था जिसे वायसराय कहा गया, ठीक है। और 1858 में जो अमेंडमेंट जो एक एक्ट आता है जिसे बोला गया भारत शासन अधिनियम 1858, और इसी के तहत पहली बार किसी को वायसराय बनाया गया, और जो कैनिंग था इसी को पहली बार वायसराय बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन में मेंबर होते हैं। देखिए लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें 22 मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 22 मेंबर थे, ठीक है। और राज्यसभा में सॉरी लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जो लोक लेखा समिति होती है ये सबसे पुरानी समिति है हमारी। एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लोक लेखा समिति है, इसमें जो ये समिति है सबसे पुरानी समिति है, और ये धन की जांच करती है, ठीक है। हालांकि ये जो एक समिति और है प्राक्कलन समिति, उसकी इसे जुड़वा समिति कहा जाता है। और एक ध्यान रखना, लोक लेखा समिति जो होती है ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, किसकी, कैग की। कैग की चर्चा कहाँ की गई है, तो आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक, ठीक है। सरकारी खर्चे की जांच कौन करती है, कैग करती है। और कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है,
तो लोक लेखा समिति जांच करती है, ठीक है। और समिति जब जांच करती है तो इसी समिति की जांच को अपने को लोकसभा के स्पीकर को सौंप देती है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक समिति और होती है जिसे बोलते हैं प्राक्कलन समिति, यहाँ लिख दे रहे हैं प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसे एस्टिमेशन समिति भी बोलते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं 30 और इसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है। और ध्यान रखना चीज को, ये सबसे बड़ी स्थायी समिति है। कैसी है? स्थायी समिति सबसे बड़ी समिति है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात होता है आर्टिकल नंबर 352, ठीक है। जब ये लागू होता है तो उस समय आर्टिकल नंबर 19 जो है इसको खत्म कर दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। निलंबन होता है अपने आप, ठीक है। आगे देखिए, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखना, ये हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है। संसद गठन होने के बाद पहली बार जब बनी थी, उसके बाद पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, पहले आया हुआ है ये, ठीक है। और कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये ध्यान रखना चाहिए को, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये जो लोकसभा का पहले से ही मेंबर होता है और ये लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है, ठीक। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 1992 की बात है ये, पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर है 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। अब आप देख लीजिए, राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल देख लीजिए एक बार। देखिए, इसलिए ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। पकानी कोका द्वयोदशम, मैंने कई बार बताई है, पा से होता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। 52 पा से होता है राष्ट्रपति का पद, जो कि 52 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है। का से होता है कार्यपालिका का हेड, जो कि 53 नंबर में है, ठीक है। 54 नंबर में निर्वाचन का जिक्र किया गया है। निर्वाचन में इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। कोटा की बात करेंगे तो ये 55 नंबर में है। 56 नंबर में कार्यकाल दिया है। 57 नंबर में दोबारा निर्वाचन दिया गया है, ठीक है, दोबारा निर्वाचन। और योग्यता दी गई है 58 में। दशाएं या शर्तें की बात करेंगे 59 में दी गई है। 60 में दिया है शपथ और 61 नंबर में दिया है आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश को फॉलो की है? तो यूएसए को, ठीक है। मैंने इस समितियों को जिक्र कर दिया है। एक समिति थी लोक लेखा समिति और एक थी प्राक्कलन समिति, ठीक है। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 63 के तहत आता है, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 है और इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। समता और समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक दिया है, ठीक है। 19 से लेके 22 तक दिया गया है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 23 और 24 में दिया है आपको जो एक तरीके से बोलते हैं शोषण का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 28 धार्मिक दिया गया है। 29-30 में अल्पसंख्यक दिया है और 31 में था संपत्ति के, जिसे हमने खत्म कर दिया है। 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक की पावर जो होती है वो होती है लोकसभा के पास, इसीलिए धन विधेयक को सबसे पहले हम लोग लोकसभा में पेश करते हैं। और ध्यान रखना चाहिए को कि राज्यसभा जो होती है इसको वापस नहीं कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा क्या करती है, इसको सिर्फ इसको जो राज्यसभा होती है इसको पावर नहीं दी गई इसमें, इसीलिए राज्यसभा क्या करती है, कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन अगर लोकसभा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, ठीक है। और मैक्सिमम लोकसभा जो धन विधेयक होता है, मैक्सिमम राज्यसभा कितना रोक सकती है? तो ओनली राज्यसभा 14 डेज तक रोक सकती है इस चीज को, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया, मैं पहले बता दिया था आपको। किस अमेंडमेंट द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को गैर कानूनी बना दिया गया था? ठीक है, एक मतलब कि गैर कानूनी, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, और अब क्या कर दिया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट था, जो कि 1978 में हुआ था, 1979 में नहीं, 78 में हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ध्यान रखना, हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसीलिए उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए को, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई सैलरी नहीं मिलती है, राज्यसभा के सभापति होने की वजह से इसको सैलरी मिलती है। ठीक है, और इसका नंबर आर्टिकल नंबर 63 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा में कहां से लिए गए हैं? तो ये ध्यान रखना चाहिए को, ये कहां से लिए गए हैं समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति संसद में कितने मेंबर को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज को कि 14 तो कर सकता है राज्यसभा, सॉरी 12 तो करता है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अभी तक 2 मेंबर थे, अब इनको क्या किया है, 104 अमेंडमेंट से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ एक बार देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रपति के आर्टिकल देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल देख लीजिए। देखिए, इसका ट्रिक है, उसका निकास शनि है, उसे होता है उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल नंबर 63। सा से होता है राष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, का से होता है कार्य, जो राष्ट्रपति कार्य करता है, 65 में दिया गया है। नी से होता है निर्वाचन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में दिया है। ठीक है, का से होता है कार्यकाल, जो कि 67 में दिया गया है। सा से होता है समय, ठीक है, और सा से होता है शपथ, और नी से होता है निर्वहन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है जो, वो 5 प्रकार की रेट जारी कर सकती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ठीक है, अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 226 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी कर सकती है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो क्या करती है, 5 प्रकार की रेट जारी कर सकती है। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोलते हैं हम लोग हैबियस कॉर्पस। दूसरा होता है परमादेश, ठीक है, इसे बोलते हैं मैंडेमस। तीसरा होता है प्रतिषेध या रिट, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। चौथा होता है उत्प्रेषण, रिट ऑफ सर्च्योरी, ठीक है, और पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसे बोलते हैं क्वा वारंटो। ठीक है, इसमें से प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो होते हैं, दोनों ही हाई कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट पे हमेशा लगाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, प्राक्कलन समिति में कितने और किस तरह के मेंबर होते हैं? मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी स्थायी समिति है, इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के इसमें मेंबर होते हैं 0। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये धन विधेयक दिया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, आगे देखेंगे अंडर नंबर क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? ध्यान रखना चाहिए को, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, और इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। देख, जैसे आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं इस चीज को, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। भारत कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे तो विदेशी राज्य का विलय दिया गया है। 3 नंबर दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन दिया गया है आर्टिकल नंबर 3 में। 4 नंबर आर्टिकल जो है, इसमें 2 और 3 के नियम दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके जो दिया, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक दिए गए हैं नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के जो नियम है। ठीक है, 13 नंबर में दिया गया एक तरीके से मौलिक अधिकारों को जो असंगत करते हैं, उनका अल्पीकरण करने की विधियां दी गई हैं 13 नंबर में। ठीक है, हमने आपको बताया था इसकी शक्ति हमने कहां से ली है, तो यूएसए से ली है। ठीक है, 14 नंबर की बात करेंगे तो कानून के समक्ष समानता दी गई है। 16 में साफ साफ कहा गया है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता दी गई है। ठीक है, और 16 नंबर के फर्स्ट में ही क्लॉज में कह दिया है कि जो
पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण देने की व्यवस्था इसी के तहत की गई है। ठीक है, 15 नंबर की अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें दिया है लिंग विभेद, आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लिंग विभेद नहीं कर सकते हैं। 17 में बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की फ्रीडम दी गई है। 18 में दिया गया उपाधियों का अंत दिया गया है। और 21 की बात करेंगे तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और 20 की अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 की, इसमें दिया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, और 21 के ए की बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको हम लोगों ने 86 अमेंडमेंट से इसको ऐड किया था जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद 22 में बात करेंगे तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया है। 23 में बात करेंगे तो बलाश्रम। 24 में दिया है 14 वर्ष के कम के बच्चों को आप भारी काम पे नहीं लगा सकते हो। 25 की बात करेंगे तो इसमें दिया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और 26 में दिया गया है सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 27 जो है ये टैक्स फ्री करता है, कोई ऐसा पैसा जो धार्मिक कार्य के लिए रखा है उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, 28 और 29 की बात करेंगे तो ये अल्पसंख्यकों को ऐसे 28 की स्पेशली बात करेंगे तो इसमें क्या है कि आप किसी को भी धर्म जाति या किसी के आधार पे आप यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, और मतलब एक तरीके से आप अगर सरकारी पैसा किसी में लगाए तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 29 में बात की गई है अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, 30 में भी बात की गई है। 31 नंबर की बात करेंगे तो इसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार, हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 32 की बात करेंगे तो इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। ठीक है, 38 नंबर आर्टिकल राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। 40 नंबर की ग्राम पंचायत है। 44 में यूसीसी दी गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, 45 नंबर में 6 वर्ष से कम के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 46 में बात करें तो इसमें SC ST के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे। 50 की बात करेंगे तो इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण की बात की गई है। और 51 नंबर में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। ठीक है, 51 की एक ही बात हम लोगों ने कर ली है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, और हमने इसे कहाँ से कॉपी किया है, तो हमने लिया है रसिया से। ठीक है, 72 नंबर की बात करेंगे इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा कम कर देना आदि प्रावधान दिए गए 72 नंबर में। कुल मिला के पूछेगा राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से नंबर आर्टिकल में दिया गया है, तो 72 नंबर में दिया है राष्ट्रपति का क्षमादान। ठीक है, इसके पहले अगर बात करेंगे तो 52 से लेके आप जानते हैं जो 61 नंबर आर्टिकल तक है, ये हमने पढ़ लिए हैं आप लोग पकानी कोका द्विदशम से। ठीक है, 74 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान रखना मंत्री परिषद की बात की गई है। मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो ये कौन से नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है, मंत्रिमंडल, तो ये 352 में जिक्र किया है, ओनली एक ही जगह है। ठीक है, 78 की बात करेंगे, 76 की बात करेंगे तो इसमें दिया है महान्यायवादी। ठीक है, और 78 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को जानकारी देने की आदि के लिए पीएम के जो कर्तव्य हैं वो हैं इसमें जिक्र किए गए। 110 में दिया है धन विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बोलते हैं बजट, इसका जिक्र किया है। 123 में दिया गया है कि संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश की प्रख्यापित, ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है 123 के तहत। ठीक है, 143 में क्या दिया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है किसी चीज के लिए। ठीक है, 148 में दिया है कैग के बारे में। ठीक है, 149 में भी दिया है कैग के बारे में, कैग की शक्तियों के बारे में बात की गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 161 में क्षमा को कम करने या टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। ठीक है, 72 नंबर में जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को वही आर्टिकल नंबर 161 के तहत दी गई है राज्यपाल को। हालांकि जो फांसी की सजा है, मृत्यु की सजा है, सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। 163 नंबर में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है, जैसे 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। 167 नंबर आर्टिकल जो है इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के लिए पीएम के जो सीएम है उनके कर्तव्य हैं। ठीक है, ऐसे ही 78 में जो पीएम है वो क्या करता है, अपने जो प्रेसिडेंट है उनको उनको पूरी सूचना देते हैं कि हमारे जो मंत्रिमंडल है उसने क्या क्या काम किया है। वैसे ही 167 में सीएम जो होता है राज्यपाल को अपने सारे कर्तव्यों के बारे में बताता जाके। 168 में बात की गई है विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है, इसे बोलते हैं हम लोग
जैसे हम लोग संसद की बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे राज्य में क्या है, विधानमंडल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 169 में दिया गया है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन के बारे में दिया गया है। 170 नंबर आर्टिकल है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है। 171 नंबर में राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की बात की गई है। 172 नंबर आर्टिकल है राज्य विधानमंडलों की अवधि की चर्चा की गई है यहाँ पे। और 173 नंबर आर्टिकल है राज्य विधानमंडल के मेंबर के लिए योग्यता 173 में दी गई है, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, यहाँ से महाधिवक्ता 194 महाधिवक्ता शक्ति जो है दी गई है। 178 में दिया है विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया गया है। 174 नंबर दिया है राज्य विधायिका को सत्र सत्रावसान और राज्य की विधायिका का विघटन दिया गया है, तो ये 174 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो 85 नंबर आर्टिकल में सेम टू सेम चीजें दी गई हैं सेंट्रल के लिए, ठीक है। 200 नंबर आर्टिकल जो है राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान करने दी गई है, ठीक है। 202 की बात करेंगे तो इसमें राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय वर्ष यानी कि राज्य के बजट की बात करेंगे तो 202 नंबर है, ठीक है। यही सेम टू सेम 112 नंबर में सेंट्रल के दिया गया है, ठीक है। 210 नंबर आर्टिकल दिया है राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 212 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे तो न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल नंबर 213 देखेंगे राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की, जैसे 123 नंबर में दिया गया है राष्ट्रपति कोई आदेश जारी कर सकते हैं, वैसे 213 नंबर आर्टिकल के तहत राज्यपाल जब जिस समय विधानमंडल में अवकाश चल रहा होता है उस समय क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 214 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें हाई कोर्ट की बात की गई है, जैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, वैसे ही 214 नंबर आर्टिकल में दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना। 217 की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें दी गई हैं। 226 नंबर आर्टिकल में दिया है उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जैसे 32 नंबर आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है, वैसे 226 के तहत जो हाई कोर्ट होते हैं वो रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। 239 का ए दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 का बी दिया है पंचायतों का गठन। 243 का सी दिया है पंचायतों की संरचना, ठीक है। जी की बात करेंगे तो पंचायतों की जिम्मेदारियां शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। के में पंचायतों के चुनाव की बात की गई है, ठीक है। 249 की बात करेंगे तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति दी गई है 249 में। 262 नंबर आर्टिकल कहता है अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का जो निपटारा करते हैं वो आर्टिकल नंबर 262 के तहत होता है, ठीक है। जब दो राज्य सहमत होते हैं तो उन्हीं के लिए जो नदियों के विवाद होते हैं उनसे संबंधित के जो एक तरीके से एक इंटरकॉन्टिनेंटल जो कमेटी बनाई जाती है आर्टिकल नंबर 262 के तहत, ठीक है। 263 की बात करेंगे तो इसमें अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध किए गए हैं, ठीक है। 265 में दिया गया है कानून के प्राधिकार के बिना करों का अध्रुपण नहीं किया सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना कानून बनाए आपसे टैक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी जो संसद में बिल, जो संसद यानी कि संसद हो तो देश के लिए और राज्य की बात करेंगे तो विधानमंडल, अगर यहाँ पे कोई भी चीज पास नहीं है तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है। आप पूछेंगे उससे कि आप किस बेस पे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। 275 की बात करेंगे कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। वित्त आयोग की स्थापना की बात करें 280 नंबर में। 300 नंबर आर्टिकल कहता है वाद और कार्रवाइयां। 300 के ए में दिया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ठीक है। 311 नंबर आर्टिकल बोलता है कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी बर्खास्तगी की चर्चा की गई 311 नंबर में। 312 नंबर आर्टिकल है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। 315 की बात करें तो यूपीएससी की बात की गई है। 320 की बात करेंगे लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की गई है 320 में। 323 का ए नंबर आर्टिकल है प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे 323 का ए नंबर। 324 नंबर आर्टिकल है ये हमने आपको बताया था निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन, यानी कुल मिला के निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है किसमें 324 में।
330 की बात करेंगे तो इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, यानी कि एससी के लिए, ठीक है। और 335 की बात करेंगे तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ठीक है। 362 में है राष्ट्रीय, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में है क्या, राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात, ठीक है। और 365 की बात करेंगे तो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अगर होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है वहां पे, ठीक है। 368 में दिया गया है संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। 370 इसको डिमोलिश कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष अस्थायी प्रावधान थे ये, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी संविधान के संशोधन है उसको जो वीडियो बनाएंगे उसके पीछे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग कमेंट करके एक बार आप लोग बताइए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और राष्ट्रपति के चुनाव का आर्टिकल नंबर कौन सा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।